देखिए देखिए बच्चों, यहाँ पर आज हम कक्षा 11वीं क्लास 11 आज हम कक्षा 11वीं क्लास 11 का राजनीति विज्ञान की संविधान वाली किताब का है ना दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। संविधान का राजनीतिक दर्शन, संविधान का राजनीतिक दर्शन, ये वाला हम अध्याय करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले हम करेंगे। देखिए अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है कि हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं बड़े वाले। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ पर दिए गए हैं। देखो हमारा प्रश्न क्रमांक देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के दृष्टिकोण में प्रमुख रूप से कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं। संविधान के प्रति, हमारा भारत देश का संविधान बन चुका था, हमने अध्याय 1 में बना लिया था ना। अध्याय 1 में संविधान सभा थी। संविधान सभा ने किसका निर्माण किया था? संविधान का निर्माण किया था। और मैंने आपको कल बताया था कि किस प्रकार से कौन कौन से देश से कौन कौन सा संविधान लिया गया था। तो हमारे देश का संविधान बना है, उस संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन का मतलब होता है यदि हम उसको राजनीतिक तौर पर यदि हम उसको देखें, किसको? संविधान को यदि हम राजनीतिक दृष्टि के तौर पर हम देखें तो राजनीतिक दर्शन के दृष्टिकोण में प्रमुख रूप से कौन कौन सी बातें सम्मिलित है। किसमें? भारत देश के संविधान में कौन कौन सी बातें सम्मिलित है। तो देखो संविधान के प्रति राजनीतिक दृष्टिकोण में प्रमुख रूप से निम्न बातें सम्मिलित है। देखो कौन कौन सी बात सम्मिलित है। पहला, कुछ प्रमुख अवधारणाओं के आधार पर संविधान का निर्माण हुआ। भारत देश का संविधान जो है वो कुछ प्रमुख अवधारणाओं के आधार पर क्या हुआ है, उसका निर्माण हुआ है। कुछ अवधारणाओं का मतलब यहाँ पर जो होता है ऐसी अवधारणाएं जो देश हित के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, उन अवधारणाओं के आधार पर हमारे देश के संविधान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इन अवधारणाओं की व्याख्या परम आवश्यक है। ये जो अवधारणाएं हैं इनकी व्याख्या करना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अधिकार, हर नागरिक को अधिकार दिए गए हैं। अंग्रेज लोगों ने हम लोग को अपना गुलाम बनाए थे, इसलिए संविधान में अधिकारों का प्रावधान है। हम लोग को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। नागरिकता, हम लोग को नागरिकता भी प्राप्त है। अल्पसंख्यक अथवा लोकतंत्र, अल्पसंख्यक लोग को विशेष अधिकार प्राप्त है। और लोकतंत्र के आधार पर भी क्या प्राप्त है, हमको अधिकार क्या है, प्राप्त है। दूसरा, संविधान का निर्माण जिन आदर्शों के बलबूते हुआ है। किसका निर्माण? भारत देश का जो संविधान है उसका निर्माण जिन आदर्शों के बलबूते हुआ है उन पर हमारी अटूट पकड़ होनी चाहिए। हमारे संविधान का निर्माण किस आदर्श के बलबूते पर हुआ? ताकि भारत देश के हर नागरिक को अधिकार मिल सके, है ना। हर नागरिक को अपना अपना वो मिल सके, है ना, अधिकार मिल सके, है ना। तो ये जो आदर्श है ना, देश तरक्की कर सके, है ना, देश का विकास हो सके, ये सब आदर्शों के बलबूते किसका निर्माण हुआ है? हमारे देश के संविधान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। क्लियर है? हमारे देश के संविधान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और उन सिद्धांतों पर हमारी अटूट पकड़ होनी चाहिए। हमारे समक्ष यानी हमारे सामने समाज एवं शासन व्यवस्था की सुस्पष्ट छवि होनी चाहिए। समाज किस प्रकार से होगा एवं पूरी शासन व्यवस्था किस प्रकार से होगी? पूरे समाज और शासन व्यवस्था की क्या होना चाहिए, सुस्पष्ट छवि होनी चाहिए, जो संविधान की आधारभूत आवश्यकताओं अवधारणाओं की हमारी व्यवस्था से संबद्ध हो। अगला, भारतीय संविधान को स्पष्टता समझने हेतु उसे संविधान की सभा की बहसों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। संविधान सभा में बहस होनी चाहिए। अब पूछो क्यों होना चाहिए बहस? क्योंकि अगर कोई इंसान ने कोई नियम लेकर के आ गया और उसको हमने डायरेक्ट अपना लिए तो ऐसे में क्या होगा, हो सकता है वो नियम गलत भी हो। लेकिन अगर एक कोई नियम लेकर के आ रहा है और उसका विरोध करने वाले कई सारे लोग, प्रश्न पूछने वाले हो कि तुम ये नियम लेकर के आ रहे हो, इससे हमको क्या फ़ायदा होगा, और बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा बहस हो, क्या हो, बहस हो, और इतना बिल्कुल वार्तालाप करके वाद विवाद करके यदि कोई नियम बनता है तो वो नियम देश के हित में होना निश्चित है। ऐसा होता है। और इसमें भविष्य में क्या क्या सुधार हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन के आता है, भारतीय संविधान को, किसको?
भारतीय संविधान को मतलब भारत देश के संविधान को लोकतांत्रिक बदलाव का साधन क्यों माना जाता है? भारत देश के संविधान को, भारतीय संविधान को लोकतांत्रिक बदलाव का साधन क्यों माना जाता है? क्या संविधान से लोकतंत्र में किसी प्रकार का बदलाव होता है? और लोकतांत्रिक बदलाव का साधन भारत देश के संविधान को क्यों माना जाता है? आपको यहाँ पर ये बताना। देखो, भारतीय संविधान को, क्वेश्चन देखो यहाँ पे, भारतीय संविधान को लोकतांत्रिक बदलाव का साधन निम्न कारणों की वजह से माना जाता है। पहला, संविधान सत्ता को निरंकुश होने से बचाता है। इसका मतलब समझो, मान के चलो कि तुम्हारा देश का कोई एक बार राजा बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, वो तुम्हारे देश पर क्या कर रहा है? अपना राजपाट चला रहा है। अब वो तो राजा बन गया है, कल को वो ये भी बोल सकता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए देश का राजा बन रहा हूँ, चुनाव नहीं होंगे, मैं ये कर लूँगा। वो ऊट पटांग कुछ भी काम करे जा रहा है, ऊट पटांग कुछ भी नियम लेकर के आया जा रहा है, कुछ भी नियम लगा दिया, कुछ भी नियम लागू कर दिया, कुछ भी नियम लगा दिया। उसको जो पसंद है उसकी पसंद के हिसाब से नियम लगा रहा है। कल को नियम लगा देगा वो, सब लोग रोटी खाएंगे, चावल कोई नहीं खाएगा। ये लोग होते हैं ना सर्किट टाइप के। एक बार एक देश में लगा भी दिए थे नियम, सत्ता निरंकुश हो गई, मन मर्जी जो आ रहा वो कर रही, कुछ भी कर रही। अगर सत्ता निरंकुश हो रही है तो संविधान में नियम बने हैं कि भैया अगर प्रधानमंत्री उटपटांग काम करता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो उसको निरस्त कर सकता है ना। तो संविधान क्या करता है? इन पर अंकुश, निरंकुश होने से बचाता है, मतलब इन पर अंकुश लगा के रखता है। कौन लगा के रखता है? संविधान। दूसरा, संविधान सभी वर्गों एवं जातियों के हितों का रक्षक है। संविधान नहीं होता ना तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जैन, पारसी, बौद्ध, मुस्लिम, जिनकी संख्या कम है, वो लोग के साथ बहुत सारा अन्याय होने की संभावना थी। लेकिन संविधान में सब लोग के लिए क्या है? नियम बने कि भैया हिंदू है, जिसको मंदिर जाना मंदिर जाओ, जिसको मस्जिद जाना मस्जिद जाओ। सभी इंसान को अपने धर्म को मानने की आज़ादी, हर इंसान को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए संविधान जो होता है वो सभी वर्ग, जितने भी वर्ग है, सभी वर्गों और जातियों के हितों का क्या होता है? रक्षक होता है। संविधान सभी वर्गों और जातियों के हितों की क्या करता है? रक्षा करता है। अगला, संविधान सामाजिक बदलाव के लिए, संविधान क्या करता है? सामाजिक बदलाव लाता है। संविधान के लेके आता है? सामाजिक बदलाव लेकर के आता है। संविधान सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन प्रदान करता है। संविधान क्या प्रदान करता है? शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन प्रदान करता है। संविधान की वजह से ही कमजोर वर्गों को सत्ता में आने का अवसर मिलता है। अब संविधान जो वर्ग कमजोर है, अब जो कमजोर वर्ग है, जिनके लिए जो अभी दबे है, कुचले है, जो लोग बेचारे हैं ना, जिनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, अगर संविधान में हर 5 साल में चुनाव होते हैं तो हो सकता है कि जो कमजोर वर्ग है वो भी कायम में जाए, सत्ता में आ जाए। और जब कमजोर वर्ग सत्ता में जाएगा तो वो अपने वर्ग के लिए क्या कर देगा? कानून बना करके अपने वर्ग को क्या कर देगा? मजबूत प्रदान कर देगा, है ना। क्योंकि सभी को सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया, हर इंसान को वोट डालने का क्या दिया गया है? अधिकार प्रदान किया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ पूछना है इसमें? देखो अगला, भारतीय संविधान की कोई 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां लिखिए। किसकी? भारतीय संविधान की। भारत देश के संविधान की कोई 3 महत्वपूर्ण उपलब्धि लिखना है। भारत देश के संविधान ने कौन कौन सी हमको यहाँ पर उपलब्धि प्रदान की है? देखो आंसर, हमारे देश के संविधान की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्न है। पहला, भारतीय संविधान ने उदारवादी व्यक्तित्व की अवधारणा पर जोर देकर एवं उसे अपनाकर मजबूती प्रदान की है। भारत देश का संविधान है ना, उसने उदारवादी व्यक्तित्ववाद की अवधारणा को अपनाया है। उदारवादी व्यक्तित्ववाद का मतलब जो होता है कि संविधान में व्यक्तियों पर ध्यान दिया जाएगा। किस पर ध्यान दिया जाएगा? व्यक्तियों पर ध्यान दिया जाएगा, और व्यक्ति चाहे तो संविधान को बदल भी सकता है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये उपलब्धि कैसी महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये सब उस समाज में संभव हुआ है जहाँ सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की सहायता को कोई महत्व देते थे। पहले क्या होता था? प्राचीन समय में पहले भैया जो राजा महाराजा होते थे, उनकी जो इच्छा होती थी वो काम करते थे, है ना। राजा जो चाहे वो नियम लेकर के जा रहा है, अपनी मन मर्जी चला रहा है। उसको जो अच्छा लग रहा है वो काम कर रहा है, उसको जो अच्छा नहीं लग रहा है वो काम वो नहीं कर रहा है। कौन? राजा। लेकिन संविधान ने क्या किया है? उदारवादी व्यक्तित्ववाद की अवधारणा पर जोर दिया है। मतलब कि अब देश में लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, कोई भी नियम लेकर के आए जाएंगे तो वो जनता के हित में लेकर के आए जाएंगे, और जिस नियम से जनता की भलाई होगी वही नियम देश में लागू किए जाएंगे। तो उदारवादी व्यक्तित्ववाद की क्या की गई? इसमें स्थापना की गई। अगला,
अगला यहाँ पर आपका क्या है, देखो, भारत के संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित किए बिना सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकारा किया गया। भारत देश के संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता रहेगी, हर आदमी कैसा रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। तू भी स्वतंत्र है, तू भी स्वतंत्र है, मैं भी क्या हूँ, स्वतंत्र है। हर व्यक्ति क्या है आपके, स्वतंत्र है। हर इंसान क्या है आपके, इंडिपेंडेंट है। कैसे है, इंडिपेंडेंट है। तो किसी भी इंसान की स्वतंत्रता प्रभावित होगी क्या, नहीं होगी, है ना। और साथ साथ सबको सामाजिक न्याय भी मिलेगा। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का न्याय होता है ना, तो आप कोर्ट जा कर के आप न्याय ग्रहण कर सकते हो, है ना, है ना। संविधान, भारत के संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित किए बिना सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना के प्रति, किसके प्रति, जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता से स्पष्ट है कि हमारा देश दूसरे राष्ट्रों की अपेक्षाकृत कहीं आगे है। जाति आधारित सकारात्मकता कार्य योजना के प्रति हमारे देश के संविधान में, मालूम है, चाहे पहले जात पात बहुत चलती थी, अब कोई भी इंसान किसी भी जाति को, हर इंसान को वोट देने का अधिकार दिया गया है। हर इंसान को बिल्कुल बराबर कर दिया गया है। हर जाति कैसी हो गई, बराबर हो गई है। और आजकल कई प्रकार के नियम भी आ गए हैं ना, कि जो इंसान चाहे जिस जाति में चाहे उस जाति में विवाह भी कर सकता है ना, है ना। नियम सरकार लेकर के आ रही, ताकि क्या हो सके, समाज में जितने प्रकार का जातिवाद है वो दूर हो सके, है ना, कि नहीं, है ना, इसके लिए, है ना, है ना। जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक योजना 1900, देखो अमेरिका में योजना कब चालू की गई थी, भेदभाव मिटाने वाली, 1964 में। और हमारे 1950 में ही जब संविधान बना था, हमने क्या कर दिए थे, लागू कर दिए थे। क्लियर है। अगला यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये बन के आता है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के समूहगत अधिकार है। भारतीय संविधान में मतलब आदमी लोग को मौलिक अधिकार दिए गए, स्वतंत्रता का अधिकार। पहले क्या होता था, इंसान को गुलाम बना लिया जाता था, लेकिन अब हर इंसान कैसा है, स्वतंत्र है। हर व्यक्ति कैसा है, इंडिपेंडेंट है, कोई भी किसी का गुलाम नहीं है ना। कैसा, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। विभिन्न समुदायों के अधिकार परस्पर तनाव एवं झगड़ों की पृष्ठभूमि के बावजूद, विभिन्न समुदाय के परस्पर तनाव, समुदाय में तनाव बने होते हैं, हिंदू मुसलमान के प्रति तनाव रखता है, मुसलमान हिंदू के प्रति तनाव रखता है ना, समुदाय में तनाव हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, इन सब के बाद भी, है ना, संविधान ने समूह को अधिकार, सभी लोग को अधिकार दिया है ना, और सांस्कृतिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति को अपनाया है। हर इंसान को मौलिक अधिकार प्राप्त है, अपनी आस्था पर विश्वास रखने का प्राप्त है, जिसको जिस धर्म का पालन करना है वो उस धर्म को मान सकता है ना, ऐसा है। अगला क्वेश्चन सन 2020 में आया है, आपका क्या है, भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। भारत देश के संविधान की 3 विशेषताएं कौन कौन सी है। तो देखिए, संविधान की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, भारत का संविधान लिखित है, मतलब मौखिक नहीं है कि बोल दिए हो गया, हाथ से लिखा गया है। क्या लिखा गया है, भारत का संविधान हस्तलिखित है। और विस्तृत है, मतलब बहुत बड़ा है। और इसमें 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। और कितनी अनुसूचियाँ है, 12 अनुसूचियाँ है कायम में भारतीय संविधान में। क्लियर है। अगला, भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। भारत देश का संविधान क्या करता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य की क्या करता है, स्थापना करता है। हमारा देश का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व, मतलब कि हर सब कुछ प्रभुत्व रहेगा, है ना, समझ रहे हो, है ना। समाजवादी मतलब कि हर व्यक्ति का आदर किया जाएगा, किसी को दबाया नहीं जाएगा, किसी को कुछ नहीं जाएगा। पहले होता था कि ऊंच नीच बहुत चलती थी, लेकिन आजकल कुछ नहीं, हर व्यक्ति कैसा रहेगा, बराबर रहेगा, हर व्यक्ति समान रहेगा। धर्मनिरपेक्ष, धर्म के रूप में किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला, एवं, है ना, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है भारत देश का संविधान। अगला, तीसरा, भारतीय संविधान अनेक स्रोतों से तैयार किया गया है। भारत देश का संविधान कई सारे देश से लिया गया है, इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, है ना, कितनी सारी जगह से नहीं लिया गया है। क्या लिया गया है, भारतीय संविधान कई जगह से लिया गया
है। इसमें मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य आदि सभी चीज़ का क्या है यहाँ पर आपका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या बन के आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये बन के आया है, भारतीय संविधान को उदारवादी क्यों कहा जाता है। भारत देश के संविधान को हम उदारवादी क्यों कहते हैं, यहाँ पर आपको ये बताना है। भारतीय संविधान को उदारवादी क्यों कहा जाता है। देखो, हमारे देश का संविधान न्याय से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? न्याय से। इसका श्रेष्ठ उदाहरण अनुसूचित जाति, एसटी और एससी के जो लोग हैं भैया, है ना, उन लोग के साथ प्राचीन समय से बहुत अत्याचार किया गया और बहुत अन्याय किया गया है ना। उन लोग को बहुत, है ना, और अभी भी कई बार किया जाता है। उन लोग को भी समाज में देखा जाए तो कुछ मूर्ख व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऊंच नीच करते हैं ना, और ऐसा बिल्कुल भाव अपनाते हैं, जबकि सब व्यक्ति कैसे आपके समान है, सब व्यक्ति कैसे है, बराबर है ना। तो इसके लिए उनको आरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया? उन लोग को आरक्षण प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया है? आरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान शिल्पियों को पूरा विश्वास था कि केवल समता का अधिकार दे देना इन वर्गों के साथ शताब्दियों के अन्याय का प्रतिकार नहीं है। इनके साथ कई शताब्दी से, कई सौ सालों, हजारों सालों से इनके साथ अत्याचार हुआ है। तो खाली बराबर कर देने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि इन लोग को अन्य वर्गों से ऊपर रखना पड़ेगा, तब जाकर के कायम आएंगे, बराबर की श्रेणी में आएगी। अतः उन्होंने इन वर्गों के हितों को प्रोत्साहित करने हेतु संवैधानिक उपायों के अंतर्गत आरक्षण भी प्रदान किया है। मतलब उदारवादी है ना, संविधान कितना उदार है, सब लोग के प्रति उदार है ना, अच्छा रवैया अपना रहा है ना, हर लोग की भलाई कर रहा है, हर इंसान की भलाई कर रहा है। भारतीय संविधान का उदारवाद सामुदायिक जीवन मूल्यों का प्रबल हिमायती है ना। सामुदायिक जीवन के जितने भी मूल्य उनका हिमायती। ऐसे ही संविधान के एक उदारवादी दृष्टिकोण का एक अन्य श्रेष्ठ उदाहरण धार्मिक समुदायों को अपने शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। जो जितने भी धार्मिक समुदाय है ना, वो लोग अपने शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक गलत बात क्या है, मुसलमान है, मुसलमान तो मदरसा खोल सकता है, लेकिन हिंदू को गुरुकुल खोलने के लिए आज़ादी नहीं मिली है। ताकि जब मुसलमान लोग मदरसा खोल सकते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई करा सकते हैं मदरसा में, तो हिंदू लोग को भी मिलना था। जो अत्याचार है कि नहीं फिर, है ना, एक बात ये भी है कुछ, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर मतलब धार्मिक समुदाय की वहाँ पर की गई है ना।